हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है DT06 यानी कि DT6, जिसमें कि मैं बायोलॉजी पोर्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ एनिमल लाइफ। फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब ये है कि यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे ऑर्गेनिज्म के लिए तैयार किया जाता है। इट इंडिकेट्स दी जनरली कॉमन एंसेस्ट्री, कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज इवॉल्व हुई है, दूसरी से तीसरी स्पीसीज इवॉल्व हुई है इन ए ब्रांचिंग पैटर्न, इन द पैटर्न ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न। इसको आप ब्रांचिंग डिसेंट भी कह सकते हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, राइट। तो ब्रांचिंग पैटर्न में स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है, ये लिनिएज को शो करता है। इसको ब्रांचिंग डिसेंट भी कहते हैं या फाइलोजेनेटिक ट्री भी कहते हैं। तो फाइलोजेनेटिक ट्री को अगर आप देखते हैं ऑफ एनिमल लाइफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज्यूम्ड टू बी मोर प्रिमिटिव देन लिजार्ड। इसने बोला है कि लिजार्ड से पहले, यानी कि मोस्ट प्रिमिटिव मतलब लिजार्ड से ज्यादा प्रिमिटिव, एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन शार्क। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको क्या सोचना है। लिजार्ड जो कि रेप्टाइल्स में आती है, शार्क जो कि कॉन्ड्रिक्थाइस यानी कि कार्टिलेजिनस फिश में आती है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रिमिटिव टू लिजार्ड, लिजार्ड से प्रिमिटिव यानी कि लिजार्ड से पहले, शार्क के बाद में, यानी कॉन्ड्रिक्थाइस यानी कि पाइसिस यानी कि पाइसिस यहां पे जो फिशिस के बाद और रेप्टाइल्स से पहले। तो रेप्टाइल्स और पाइसिस के बीच में कौन सी कैटेगरी आती है? एम्फीबियंस। तो लिजार्ड से पहले प्रिमिटिव कौन होंगे? एम्फीबियंस होंगे। तो यहां पे देखिए आप एम्फीबियंस का कोई एग्जांपल मैच कर रहा है क्या? राइट। क्रेफिश क्रस्टेशियन में आती है, शार्क से तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट। शार्क से पहले ही कैटेगराइज करते हैं आप इसको। क्रस्टेशियन को आर्थ्रोपोडा में कैटेगराइज किया जाता है। एम्फिओक्सिस सिफेलोकोडेटा में आता है, ये भी शार्क से पहले, यानी कि शार्क जो कॉन्ड्रिक्थाइस वाला ग्रुप है उससे पहले आता है। पेट्रोमाइजोन साइक्लोस्टोम में आता है, तो ये भी शार्क से कॉम्प्लेक्स नहीं है। शार्क से कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे सैलेमेंडर। सैलेमेंडर जो है, जो कि एम्फीबियंस की कैटेगरी में आता है, ये प्रिमिटिव टू लिजार्ड, लिजार्ड से पहले और शार्क से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। शार्क पाइसिस में आती है और लिजार्ड रेप्टाइल्स में आती है, और सैलेमेंडर जो आपका आता है वो आता है एम्फीबियंस में। तो यहां पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा वो आएगा एम्फीबियंस यानी कि सैलेमेंडर। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ पीपर्ड मोथ is in itself an evolution. Which of the following type of natural selection operated on it? देखिए यहाँ पे पीपर्ड मोथ की बात की है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की बात की है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म आपने पढ़ा होगा। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाज ऑब्जर्व्ड इन इंग्लैंड, राइट। तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे वाइट विंग मोथ वर डोमिनेटेड, लेकिन पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे डार्क विंग मोथ वर डोमिनेटेड, राइट। तो डार्क विंग मोथ ज्यादा डोमिनेटेड थी। तो ऐसा क्यों हुआ, राइट? ये एग्जैक्टली कौन सा सिलेक्शन हुआ? मैंने आपको ये नेचुरल सिलेक्शन के टाइप में डिसरप्टिव सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो यहां पे अगर नेचर किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर, एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम करेक्टर को फेवर करता है तो उसे आप डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। तो यहां पे या तो व्हाइट विंग मोथ को फेवर करेगा नेचर, या फिर ब्लैक विंग मोथ को नेचर जो है फेवर करेगा, तो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। वेरिएशन प्रोपोज्ड बाय यूजो डेवरिस आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डार्विन। देखिए डार्विन ने बताया कि जो इवोल्यूशन होता है ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूजफुल वेरिएशन, एंड वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक डायरेक्शनल प्रोसेस है। जबकि यूजो डेवरिस ने मोटेशनल थ्योरी दी, सॉल्टेशन नाम का टर्म दिया, और उन्होंने बताया कि इवोल्यूशन में बी डायरेक्शनलेस और मे बी रैंडम प्रोसेस। तो ये रैंडम और डायरेक्शनलेस प्रोसेस हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे यूजो डेवरिस की पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पॉइंट मैच करता है? तो पहला है इट इज फ्लैक्चुएटिंग एंटिटी, नहीं। देयर आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, बिल्कुल नहीं। यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर 3, दे टेक प्लेस इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन लेस प्रोसेस है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में टेक प्लेस कर सकता है इवोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड विल बी राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यूजो डेवरिस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। इसने बोला सपोज 2 स्पीसीज ए एंड बी शेयर 94%। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे इसने बोला है कि सपोज 2 स्पीसीज ए एंड बी, 2 स्पीसीज है ए एंड बी,
94% उनके डीएनए कंटेंट मैच करते हैं, 94% डीएनए मैचिंग देखा जाता है, ठीक है, विद ईच अदर, एंड स्पीसीज सी शेयर 75%, और स्पीसीज जो सी है वो 75% डीएनए मैचिंग को शो करता है, किसके साथ? मैचिंग डीएनए सीक्वेंस विद ए एंड बी। तो ये 75% शो करता है ए एंड बी के साथ, राइट, और ए एंड बी एक दूसरे के साथ 95% डीएनए मैचिंग को शो करते हैं। तो सी ए और बी से सिर्फ 75% मैच करता है, ए और बी दोनों एक दूसरे से 95% मैच करते हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो यहां पे स्पीसीज ए एंड बी शेयर मोर रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। तो यहां पे अगर देखो ए और बी में 94% डीएनए मैचिंग कर रही है, इट मींस ये क्या शो करता है? ए और बी जो है उनके एंसेस्टर मोस्ट रिसेंट है, क्योंकि उनका डीएनए कंटेंट ज्यादा मैच करता है, ठीक है, विद ईच अदर देन आइदर शेयर विद सी। सी के कंपैरिजन में ये दोनों इनके कॉमन एंसेस्टर जो है वेरी रिसेंट है, क्योंकि इनके डीएनए मैचिंग ज्यादा हो रही है, राइट। तो यहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैच करना है। देखिए पैरापिथिकस, कॉलम 1 में ए में दिया है पैरापिथिकस। देखिए यहाँ पे पैरापिथिकस जो है वो कॉमन एंसेस्टर ऑफ मंकी एंड एप्स, मंकी और एप्स के कॉमन एंसेस्टर को पैरापिथिकस कहते हैं। तो ए को मैच कीजिए आप थर्ड से। बी देखिए ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन एंड एप। तो यहां पे बी को फर्स्ट से मैच कीजिए। सी होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस पहला ऐसा मैन था, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि होमो इरेक्टस फर्स्ट मैन यूज्ड टू नो फायर, ठीक है, हाउ टू यूज द फायर ही नो वेरी वेल। तो वह जानता था, ही न्यू वेरी वेल कि फायर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो होमो इरेक्टस को मैच कीजिए फोर्थ से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस फर्स्ट इरेक्ट मैन, देखिए यहां पे अगर पूछा जाए मोस्ट इरेक्ट मैन तो आपका होमो इरेक्टस है, लेकिन फर्स्ट इरेक्ट मैन की बात करें तो यहां पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है फर्स्ट इरेक्ट मैन की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्योंकि अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे पहले जो बाइपेडल जो मूवमेंट हुई थी, यानी कि दो पैरों पे जो चलना स्टार्ट किया था, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने ही स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो हमारा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो फर्स्ट इरेक्ट मैन कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। तो इसको मैच कीजिए, मैच करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अनकॉमन फीचर बिटवीन मॉडर्न मैन एंड नियंदरथल मैन। नियंदरथल मैन और मॉडर्न मैन के बीच में अनकॉमन फीचर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, चारों में से बस एक ही होगा, मेकिंग आर्ट। आर्ट वाला जो काम करता है वो मॉडर्न मैन करता है, लेकिन नियंदरथल मैन आर्ट वाला काम नहीं करता था। बाकी बरिंग ऑफ डेड, यूजिंग टूल्स, क्रैनियल कैपेसिटी भी सिमिलर थी ऑलमोस्ट नियंदरथल मैन के साथ, बट नॉट एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेंट्रल अफ्रीका क्रेडल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन बिलोंग्स टू। देखिए माना जाता है सेंट्रल अफ्रीका में ह्यूमन, मॉडर्न मैन का जो इवोल्यूशन हुआ है, मॉडर्न मैन जो इवोल्व हुआ है वो सेंट्रल अफ्रीका में हुआ है। और सेंट्रल अफ्रीका कौन से रियाल्म में आता है? मैंने आपको डिफरेंट रियाल्म बताए थे, पहली आर्कटिक रियाल्म, नी आर्कटिक रियाल्म, ओरिएंटल रियाल्म, ऑस्ट्रेलियन रियाल्म। तो ये सब डिफरेंट मैंने आपको रियाल्म के बारे में बताया था। तो अफ्रीका को आप इथियोपियन रियाल्म में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का इथियोपियन रियाल्म आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या इसको रिल्म भी बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सडन चेंज इन एनवायरनमेंट सच एज फायर और फ्लड may drastically reduce size of population. This severe drop in population size can cause due to bottleneck effect. देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान से आप दोबारा से देखना उसको, जेनेटिक ड्रिफ्ट को। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में मैंने बताया था कि अगर सडन लॉस ऑफ एलील हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन से, एक पॉपुलेशन से सडन लॉस ऑफ एलील होना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट को आप सी वेल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं। ये 2 टाइप के देखे जाते हैं, बोटलनेक इफेक्ट और दूसरा फाउंडर इफेक्ट, राइट। तो यहां पे इसने बोला है कि किसी फ्लड या फिर किसी फायर की वजह से पॉपुलेशन का साइज रिडक्शन होता है। तो पॉपुलेशन का साइज अगर एक्सीडेंटली या किसी नेचुरल कैलेमिटी से रिड्यूस होता है तो ये बोटलनेक इफेक्ट की कैटेगरी में आता है। बोटलनेक इफेक्ट मैंने बताया था, डिक्रीज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी ड्यू टू शार्प रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन।
तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी में डिक्रीज होता है ड्यू टू शार्प रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन, इसे आप बोटलनेक इफेक्ट कहते हैं, राइट। तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। फॉलोइंग आर डिफरेंट वेजिटेबल्स ऑब्टेन फ्रॉम वन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड मस्टर्ड। यहां पे इसने बोला है, देखिए यहां पे ये डायग्राम दिया है, वाइल्ड मस्टर्ड से ब्रोकोली राइट डिराइव होती है। इसके अलावा यहां पे कोल रबी डिराइव्ड होती है, कलीफ्लावर डिराइव्ड होती है, कैबेज डिराइव्ड होती है। तो ये कौन से सिलेक्शन का टाइप है? मैंने आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों के बारे में बताया था। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन में मैंने आपके साथ एग्जांपल भी डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन में सेकंड विल बी राइट आंसर, यानी कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन डन बाय मैन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे है। द गैलापागोस आइलैंड आर होम ऑफ मोर देन ए डजन स्पीसीज ऑफ क्लोजली रिलेटेड फिंचेस। डार्विन फिंचेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डार्विन फिंचेस सबसे पहले डार्विन ने ऑब्जर्व की थी गैलापागोस आइलैंड पे, राइट। तो यहाँ पे डार्विन फिंचेस का परफेक्ट एग्जांपल कौन सा है? देखिए एडेप्टिव रेडिएशन, बिल्कुल सही, एडेप्टिव रेडिएशन हो सकता है। एडेप्टिव रेडिएशन डार्विन फिंचेस में आप एडेप्टिव रेडिएशन को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एडेप्टिव रेडिएशन जो है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम ए गिवन ज्योग्राफिकल रीजन बट दैट स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड रेडिएट टू अदर एरियाज, राइट। तो एडेप्टिव रेडिएशन इसमें सही है। नेचुरल सिलेक्शन भी इसके लिए सही है। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, यानी कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में मैंने पढ़ाया था कि अगर ज्योग्राफिकल लैंड बदल जाता है, ज्योग्राफिकल लैंड में कुछ बैरियर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से दो डिफरेंट स्पीसीज जो है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती है। एलोपैट्रिक आइसोलेशन भी इसमें देखा जाता है। तो यानी कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में फोर्थ विल बी राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग hybrid is produced by crossing different species of organism as these organisms do not copulate under natural condition। तो यहाँ पे इसने बोला है कि which of the following hybrid, इसमें से कौन सी हाइब्रिड ऐसी है which is produced by different species organism, जो कि दो डिफरेंट स्पीसीज का कॉम्बिनेशन है, as these organisms do not copulate under natural condition, और ये नेचुरल कंडीशन में कॉपुलेट नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिड पढ़ते हैं, हॉर्स नहीं है, हॉर्स तो हाइब्रिड ही नहीं है, डोंकी भी हाइब्रिड नहीं है, मेयर भी हाइब्रिड नहीं है। हिंदी विल बी राइट आंसर। हिंदी इज द हाइब्रिड ऑफ मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी। तो मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी जब आपस में क्रॉसिंग करते हैं तो यहाँ पे एक हाइब्रिड डेवलप होती है हिंदी, राइट। तो मेल हॉर्स फीमेल डोंकी। अगर हम बात करें, ऐसा ही एक म्यूल होता है, तो फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी अगर क्रॉसिंग करते हैं तो उसकी वजह से म्यूल बनता है। तो म्यूल और हिंदी दोनों डोंकी और हॉर्स का एक हाइब्रिड मानी जाती है, और डोंकी और हॉर्स दो अलग अलग स्पीसीज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। व्हाट इज द स्पीसिएशन मोड ऑफ ए सब पॉपुलेशन बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इन द मिडेस्ट ऑफ पेरेंट पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पे आएगा सिंपैट्रिक स्पीसिएशन। यहाँ पे इसने बोला है कि पेरेंट पॉपुलेशन में, राइट, ऑल ऑफ सडन यहाँ पे एक सब पॉपुलेशन बन जाती है, स्पीसिएशन देखा जाता है पेरेंट पॉपुलेशन के अंदर। तो पेरेंट पॉपुलेशन में अगर स्पीसिएशन देखा जाता है विदाउट एनी ज्योग्राफिकल बैरियर, दैट यू कॉल्ड व्हाट? सिंपैट्रिक स्पीसिएशन। सिंपैट्रिक स्पीसिएशन जनरली क्रोमोसोम्स के सेग्रीगेशन का अगर फेलियर हो जाता है, क्रोमोसोम्स प्रॉपर्ली सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं, तो वहां पे सिंपैट्रिक स्पीसिएशन भी पॉसिबल हो सकता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे इस टाइप का जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है वो सिंपैट्रिक आइसोलेशन है, यानी कि पेरेंट पॉपुलेशन के बीच में ही यहाँ पे स्पीसिएशन देखा गया है और एक सब पॉपुलेशन तैयार हो गई है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, क्योंकि पेरेंट पॉपुलेशन के बीच में ही आइसोलेशन देखा गया है, पेरेंट्स पॉपुलेशन के बीच में ही स्पीसिएशन देखा गया है। तो देयर इज नो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। अगर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता है तो उस केस में सिंपैट्रिक स्पीसिएशन विल बी राइट आंसर, राइट। यानी कि वहां पे विदाउट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक न्यू स्पीसीज इवॉल्व हुई है, दैट मे बी डेवलप्ड ड्यू टू द पॉलीप्लॉइडी कंडीशन और ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 में सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इमरजेंस ऑफ विच प्रोसेस चेंज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड इनिशिएटेड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ टुवर्ड्स ईस्ट डाइवर्सिटी। इसने बोला है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है, इमरजेंस ऑफ विच प्रोसेस
चेंज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, जिसने एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ के एटमॉस्फेयर को ही बदल दिया, एंड इनिशिएटेड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ टुवर्ड्स इस डाइवर्सिटी, और डिफरेंट लाइफ फॉर्म की डाइवर्सिटी के इवोल्यूशन को इनिशिएट किया। तो भाई ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था कि जो अर्लियर अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो एक रिड्यूसिंग टाइप का एटमॉस्फेयर था, लेकिन बाद में ऑक्सीजनिक एटमॉस्फेयर बना, ऑक्सीडेशन टाइप का। यानी कि ऑक्सीजनिक एटमॉस्फेयर कैसे पॉसिबल हुआ? वहां पे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इवॉल्व हुए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एज बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है। तो वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता रहा, ऑक्सीजन इवॉल्व होती रही, तो रिवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो रिवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारा जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था अब वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो गया, और ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर होने की वजह से एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप हुआ, और एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप होने से यूकैरियोटिक सेल्स का इवोल्यूशन हुआ, और फिर वहां से वेरियस लाइफ फॉर्म यानी कि डाइवर्सिटी जो है, लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी, वेरियस लाइफ फॉर्म जो है इवॉल्व होनी स्टार्ट हो गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फोटोसिंथेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 13 में 13 का जो आंसर आएगा फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। इसने पूछा है कि इसमें से कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में अर्लीस्ट कौन सा है। देखिए, मल्टी सेलुलैरिटी, ये चारों ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। दूसरा, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम सिम्बायोटिक बैक्टीरियम, ड्यूट्रोस्टोमिक डेवलपमेंट, ओरिजिन ऑफ नोटोकॉड। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अर्लीस्ट इवेंट हुआ होगा वो हुआ होगा ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिन हुआ, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुई होगी, बाद में मल्टी सेलुलर तो बहुत बाद में आएगा, ड्यूट्रोस्टोमिक डेवलपमेंट भी बहुत बाद में आएगा, और ओरिजिन ऑफ नोटोकॉड भी बहुत बाद में आएगा। तो पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया बना, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुई। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो बना वो किसी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की वजह से बना, राइट। ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम ए सिम्बायोटिक बैक्टीरियम, राइट। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरियम, क्योंकि एक बैक्टीरिया की अगर आप वॉल देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि उसकी बाउंड्री देखते हैं, तो उसमें ऑक्सीसोम रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की बाउंड्री में भी ऑक्सीसोम्स यानी कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इज 0.4, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन ऑफ 500। बेटा इसमें बोला है इसने कि रिसेसिव एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.4 है। आपको जो है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स निकालने हैं 500 की पॉपुलेशन में। तो आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इसमें बोला है आपको, मैंने हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया था। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में ये मैंने आपको बताया था, द सम ऑफ ऑल एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। तो जितनी भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी होती है, सम ऑफ ऑल एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। तो एलेलिक फ्रीक्वेंसी में एक मैंने आपको डेरिवेशन बताया था P प्लस क्यू। तो P प्लस क्यू की वैल्यू 1 होती है। Q किसको इंडिकेट करता है? रिसेसिव एलील को, ठीक है। और यहां पे P किसको इंडिकेट करता है? डोमिनेंट एलील को, डोमिनेंट एलीलिक फ्रीक्वेंसी, राइट। डोमिनेंट एलीलिक फ्रीक्वेंसी को P इंडिकेट करता है। देखिए, तो यहां पे P प्लस क्यू, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी जो है, रिसेसिव एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई है 0.4। तो पहले आपको डोमिनेंट एलीलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। देखिए 0.4, रिसेसिव एलीलिक फ्रीक्वेंसी 0.4 दी है, यू कैन सी इन क्वेश्चन, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डोमिनेंट एलीलिक फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1 में से 0.4 को माइनस कीजिए, आंसर आएगा 0.6। तो 0.6 जो है, राइट, ये जो है यहाँ पे एलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी। इज दैट क्लियर? लेकिन आपको हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल निकालने हैं, तो एग्जैक्ट एक डेरिवेशन ये भी होता है P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। इसमें आप P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाला डेरिवेशन है। तो यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है, तो आपको इस 2PQ की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 2PQ की वैल्यू कितनी होगी?
क्योंकि टोटल हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में यही होते हैं, इनकी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी ही होती है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, p की वैल्यू 0.6 है, q की वैल्यू 0.4 है, यू विल गेट द आंसर 0.48। तो आपको हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल निकालने हैं, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन ऑफ 500 इंडिविजुअल। तो बहुत ही आसान है। तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल आप अगर निकालेंगे, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इन 500 पॉपुलेशन, तो 500 पॉपुलेशन में नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल निकालने के लिए 0.48 को 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 240। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 240 आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देखना 240 आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल निकालने हैं इन द पॉपुलेशन ऑफ 500। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। लिसन केयरफुली। कैनिबलिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्ट्रगल। देखिए कैनिबलिज्म की बात कर रहा है। तो कैनिबलिज्म जो होता है, कैनिबलिज्म का मतलब क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर स्पीसीज में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को फीड करता है, राइट। तो कैनिबलिज्म का मतलब है दिस इज एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग अनदर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज एज फूड, राइट, सेम स्पीसीज एज फूड। अगर एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को कंज्यूम करता है एंड दैट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, एक आदमी किसी दूसरे आदमी को मार के खाता है, राइट। कॉकरोच में कैनिबलिज्म देखा जाता है। एक कॉकरोच स्पीसीज दूसरी कॉकरोच को फीड कर जाती है, यानी कि स्पीसीज के सेम मेंबर एक दूसरे को अगर खाना स्टार्ट कर दे तो इसे आप कैनिबलिज्म कहते हैं। तो कैनिबलिज्म क्यों डेवलप होगा? सबसे बड़ा रीजन क्या है? कैनिबलिज्म के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो होगा वो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से ऐसा पॉसिबल हो सकता है, राइट। अगर हमारे पास फूड और स्पेस नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए फूड रिसोर्सेज नहीं है, तो एट द एंड व्हाट विल वी डू, राइट। हम नेचर में जो भी फ्री अवेलेबल होगा उसको खाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर हमने उसको भी खाना स्टार्ट कर दिया, उसको फीड करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, यानी कि हम जो है एक दूसरे को मारकर खाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये कैनिबलिज्म है। तो ये शो करता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल को, यानी कि एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जो स्ट्रगल है उसे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इन रिसेंट ईयर्स DNA sequences of mitochondria DNA and Y chromosomes were considered to study and understand human evolution because, देखिए यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए हम सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस देते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की स्टडी को देते हैं, या फिर हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वाई क्रोमोसोम्स के डीएनए की स्टडी को। ऐसा क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो रिकॉम्बिनेशन को शो नहीं करता, उसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। मैंने आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अगर किसी के पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है तो वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसकी मदर से आया है, क्योंकि स्पर्म्स के माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एग के अंदर एंटर नहीं करते हैं, राइट। तो एग के जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एग के माइटोकॉन्ड्रिया उसमें रहते हैं, और हमारे पास, राइट, इस मैटरनल इनहेरिटेंस भी आप बोलते हैं कि अगली जनरेशन में जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है सिर्फ मैटरनल होते हैं, उनमें कोई रिकॉम्बिनेशन या उनमें कोई वेरिएशन नहीं देखा जाता है। तो उनकी स्टडी करके हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है ह्यूमन इवोल्यूशन को कंफर्म करना। वाई क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो वाई क्रोमोसोम्स भी के जो जीन है या डीएनए है वो भी किसी के साथ रिकॉम्बिनेशन नहीं करते हैं, वो एज इट इज पड़े होते हैं। तो यहाँ पे प्योर फॉर्म में जो डीएनए है, यानी कि जिनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, जिनमें वेरिएशन नहीं देखा जाता, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और वाई क्रोमोसोम के डीएनए में देखा जाता है, राइट। अब यहाँ पे जो रीजन है इसका, बिकॉज दे आर यूनिपेरेंटल इन ओरिजिन, क्योंकि फादर से सन को वाई क्रोमोसोम जाता है, मदर से सन को वाई क्रोमोसोम नहीं जाता, तो यूनिपेरेंटल। वहीं मदर से सन या डॉटर दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया जाते हैं, ये भी यूनिपेरेंटल है, राइट, डू नॉट टेक एनी रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। दे आर यूनिपेरेंटल इन ओरिजिन एंड डू नॉट टेक पार्ट इन रिकॉम्बिनेशन। अगर इनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं देखा जाएगा।
और वेरिएशन नहीं देखा जाएगा तो इवोल्यूशन को आप मोस्ट अप्रोप्रिएटली स्टडी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ ग्रेट एप्स एंड मैन कैन बी शोन बाय, राइट। जो कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ ग्रेट एप है और मैन और ग्रेट एप, यानी कि एप्स और मैन के बीच में कॉमन एंसेस्ट्री शो होती है, तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है और कंफर्म कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर सच में शो करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री को बिटवीन एप्स एंड मैन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, सिमिलर टाइप ऑफ ब्लड प्रोटीन्स, बिल्कुल सही। एप्स और मैन में सिमिलर टाइप ऑफ ब्लड प्रोटीन्स होते हैं। सिमिलर बाइंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम, ये भी सही है। सिमिलर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ये भी सही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे सारे ही सही, यानी कि ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। Which of the following factors will not cause change in gene frequency? तो जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा, कौन सा फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज हो सकता है, जीन माइग्रेशन की वजह से जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज हो सकता है, नॉन रैंडम मेटिंग की वजह से भी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज हो सकता है, लेकिन जो रैंडम मेटिंग है उससे जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि रैंडम मेटिंग किसी एक पॉपुलेशन में हो रही है और पॉपुलेशन में जीन की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से। अगर एक पर्टिकुलर फिक्स स्मॉल पॉपुलेशन में मेटिंग नहीं होती है, राइट, तो वहां पे क्या होगा, मेटिंग होती है रैंडम मेटिंग, तो वहां पे कोई भी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट शो एनालॉगी? इसने पूछा है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल एनालॉगी को शो नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, माउथ पार्ट्स ऑफ मॉस्किटो एंड कॉकरोच। सेकंड ऑप्शन, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये दोनों एनालॉगी को शो करते हैं। थर्ड ऑप्शन, फिन्स ऑफ शार्क एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, ये भी एनालॉगी को शो करते हैं। स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन, ये भी एनालॉगी को शो करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें क्या दिया है, माउथ पार्ट्स ऑफ मॉस्किटो एंड कॉकरोच। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं वो होमोलॉगी को शो करते हैं, ये होमोलोगस ऑर्गन है। यहाँ पे देखिए, जो मॉस्किटो है उसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट्स ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं मॉस्किटो के। वहीं कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स है वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है। कैसे हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं कॉकरोच के। तो देखा जाए कि मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स का रोल अलग है, सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप। कॉकरोच के माउथ पार्ट्स का रोल अलग है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, यानी कि फंक्शंस अलग है, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे माउथ पार्ट्स कॉकरोच के हो चाहे माउथ पार्ट्स मॉस्किटो के हो, दोनों के फंक्शंस अलग है। फंक्शंस आर डिफरेंट बट स्ट्रक्चर्स आर सेम। जैसे इनमें लेबियम, मैक्सिले एंड मैंडिबल्स देखे जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर सेम से देखिए, लेबियम, मैक्सिले, मैंडिबल्स मॉस्किटो और कॉकरोच दोनों में होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है, बट इनके माउथ पार्ट्स के फंक्शन अलग है। मॉस्किटो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, कॉकरोच बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, यानी कि ये होमोलोगस पैटर्न को शो करते हैं। होमोलोगस पैटर्न का मतलब क्या है? फंक्शंस आर डिफरेंट बट स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर। तो स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर, लेबियम, मैक्सिले एंड मैंडिबल, बट द फंक्शंस आर डिफरेंट in mosquito piercing and sucking, in cockroach biting and chewing type। Exactly। तो यहाँ पे ये होमोलोगस ऑर्गन है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब एनालोगस ऑर्गन है। एनालोगस ऑर्गन फंक्शन सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, होमोलोगस ऑर्गन स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शंस डिफरेंट। तो इस हिसाब से फर्स्ट होमोलोगस है, एनालोगस नहीं है, बाकी सब एनालोगस है। इसने यही पूछा है कि एनालोगस कौन सा नहीं है, तो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इन इंग्लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लीजिएगा। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे या तो नेचर ब्लैक विंग मोथ को
सपोर्ट करता है या फिर नेचर वाइट विंग मोथ को सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में, तो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जांपल। और डायरेक्शनल सिलेक्शन में जो पीक है वो वन डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, या तो ब्लैक विंग मोथ की तरफ पीक शिफ्ट होगी या वाइट विंग मोथ की तरफ पीक शिफ्ट होगी, तो एक ही डायरेक्शन में पीक शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे पहले इसमें दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए, फर्स्ट में डायरेक्शनल आएगा और सेकंड में पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। सी क्वेश्चन नंबर 22, द न्यू बॉन्ड्स ऑफ unusually low and unusually high body weight have higher motility rates than new bonds of average weight. This is an example of. तो यहाँ पे बोला है कि जो न्यू बॉन्ड ऑफ यूजुअली लो एंड यूजुअली हाई बॉडी वेट एंड हैव हायर मोटिलिटी रेट्स देन न्यू बॉन्ड्स ऑफ एवरेज वेट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसने बोला है कि यहाँ पे जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल है, जो एक न्यू बॉर्न है वो जो है राइट, उसमें अगर न्यू बॉर्न की अगर हम बात करें तो न्यू बॉर्न में जो बॉडी वेट ज़्यादा होता है, हैवी बॉडी वेट और या फिर लो बॉडी वेट, तो दोनों के केस में मोटिलिटी रेट ज़्यादा होता है। अगर न्यू बॉर्न बेबी का वेट 5.5 पाउंड से कम है तो मोटिलिटी रेट हाई होगा, 10 पाउंड से ज़्यादा है तो मोटिलिटी रेट हाई होगा। इसके बीच में अगर कहीं उसका बॉडी वेट आता है तो मोटिलिटी रेट नहीं होगा। तो अगर बॉडी वेट की हम बात करें तो बॉडी वेट के केस में नेचर एक्सट्रीम कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लो बॉडी वेट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, हाई बॉडी वेट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मीडियम बॉडी वेट को सपोर्ट कर रहा है नेचर। तो अगर मीडियम मीन कैरेक्टर वैल्यू को अगर नेचर सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये है इसे आप स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा? इसमें से कौन सा एनिमल एनीलिड एंड आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है? तो एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक मैंने आपको लिखाई है, पेरीपेटस विल बी राइट आंसर। आपने एनिमल किंगडम 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में फर्स्ट विल बी राइट आंसर पेरीपेटस, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ होमो सैपियंस फ्रॉम हिज एंसेस्टर? तो इवोल्यूशन ऑफ होमो सैपियंस में कौन सा मॉडर्न ट्रेंड होगा? व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड? कौन सा सिग्निफिकेंट ट्रेंड होगा इन द इवोल्यूशन ऑफ होमो सैपियंस फ्रॉम हिज एंसेस्टर? इसके एंसेस्टर से राइट कौन सा सबसे बेस्ट होगा? देखिए मॉडर्न मैन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम इवोल्यूशन की बात करें प्री हिस्टोरिक मैन से, जो मॉडर्न मैन इवोल्व हुआ है उसमें जनरली क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ती जाती है एक्सेप्ट क्रो-मैग्नोन मैन। क्रो-मैग्नोन मैन की लीनिएज अलग है, सॉरी लीनिएज अलग नहीं है। क्रो-मैग्नोन मैन की जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो मॉडर्न मैन से ज़्यादा मानी जाती है 1650। लेकिन बाकी अगर अदर केसेस में आप देखें ड्रायोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, निएंडरथल मैन, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस क्रैनियल कैपेसिटी बड़ी है। एक्सेप्शनली क्रो-मैग्नोन मैन की अगर बात करें तो क्रैनियल कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसमें। बाकी के केस में इवोल्यूशन जो इंडिकेट करता है प्री हिस्टोरिक मैन से मॉडर्न मैन में, या एप मैन से मॉडर्न मैन, या प्री हिस्टोरिक मैन की अगर हम बात करें तो एप मैन से प्री हिस्टोरिक मैन में क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ी है, प्री हिस्टोरिक मैन से मॉडर्न मैन में भी क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ी है एक्सेप्शनली क्रो-मैग्नोन। तो यहाँ पे उसको कंसिडर ना करें तो हम यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन दिए बाइनोकुलर विजन, शॉर्टिंग ऑफ जो अपराइट पोर्शन, ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आएगा इंक्रीजिंग क्रैनियल कैपेसिटी। इंक्रीजिंग क्रैनियल कैपेसिटी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। इफ नेचर सेलेक्ट्स मोर इंडिविजुअल विद मीन कैरेक्टर, ये सेम क्वेश्चन मतलब इस टाइप का ही क्वेश्चन है बट नॉट एग्जैक्टली। अगर नेचर मीन कैरेक्टर को सपोर्ट करता है कंपेयर टू वेरिएंट्स, which kind of selection is said to be operating? तो क्वेश्चन में बोला है if nature selects more individuals with more mean characteristics compared to variant, which kind of selection is said to be operating? तो स्टेबलाइजिंग यहाँ पे ये पूछा है कि अगर नेचर मीन कैरेक्टर वैल्यू को, मीन कैरेक्टरिस्टिक्स को सपोर्ट करता है तो कौन सा सिलेक्शन होगा? तो आंसर आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर, यानी कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ। जो डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है। तो डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, देखिए पढ़ते हैं इसके ऑप्शन। ब्रांचिंग डिसेंट डार्विन ने बताया था, तो ये भी आएगा। नेचुरल सिलेक्शन तो डार्विन ने बताया था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का पार्ट है। बस यहाँ पे अगर आप देखिए सेकंड ऑप्शन डॉक्ट्राइन ऑफ एपिडेंसी। डॉक्ट्राइन ऑफ एपिडेंसी का मतलब है कि एनी डिजायर कैन प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एपिडेंसी दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लैमार्किज्म नॉट डार्विनिज्म। तो डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का पॉइंट नहीं है डॉक्ट्राइन ऑफ एपिडेंसी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एपिडेंसी का मतलब यह है कि डिजायर, अगर किसी एनिमल, किसी प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर किसी भी चीज की डिजायर होती है तो उस डिजायर की वजह से एक नया करेक्टर डेवलप हो जाता है। ये पॉइंट था किसका, लैमार्किज्म, ना कि डार्विनिज्म, राइट। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन आएगा डॉक्ट्राइन ऑफ एपिडेंसी, दिस इज फॉर लैमार्किज्म नॉट फॉर डार्विनिज्म। इसने यही पूछा है कि कौन सा डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी से पॉइंट मैच नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे 26 में सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, which of the following example represents discontinuous distribution of closely related species। इसमें से क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से एग्जाम्पल है वो शो करते हैं। एग लेइंग मैमल्स बिल्कुल सही है। एग लेइंग मैमल्स डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं एग लेइंग मैमल्स जनरली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन होते हैं, राइट। तो ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। मार्सुपियल भी ऑस्ट्रेलियन है, ये भी डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। ये सब एग्जांपल मैंने डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में सब आपको लिखवाए हुए हैं। लंग फिश, राइट, जो कि हमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका और क्या कहते हैं, इसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया में लंग फिश, 3 डिफरेंट टाइप की लंग फिश मैंने बताई थी आपको, राइट। तो लंग फिश जो है वो भी डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल में आएगी, यानी कि ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए भाई, देखते हैं, लिसन केयरफुली अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अपने लेक्चर में एनसीईआरटी का कोई डायग्राम, हालांकि सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है, लेकिन डायग्राम अगर मैंने ड्रॉ नहीं किया है तो एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम हैं आपको एक बार ड्रॉ करने हैं और उनको लेबल करके देखना है। ये मैं चीज़ कई बार बता चुका हूँ, खासकर इवोल्यूशन के बारे में। तो अगर आपने एनसीईआरटी में एडेप्टिव रेडिएशन वाला डायग्राम पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कंगारू जो है वो मार्सुपियल है, राइट। वोम्बैट भी या वोम्बैट भी बोलते हैं, ये भी मार्सुपियल है। बैंडिकूट भी मार्सुपियल है। लेमूर जो है वो मार्सुपियल नहीं है। लेमूर से मिलता जुलता है जिसको आप बोलते हैं स्पॉटेड कस्कस। स्पॉटेड कस्कस लेमूर से मिलता जुलता हुआ है, वो मार्सुपियल है, लेकिन लेमूर मार्सुपियल नहीं है, लेमूर प्लेसेंटल है, राइट। तो इसको आप एनसीईआरटी के डायग्राम में देखना, लेमूर इज नॉट मार्सुपियल, दिस इज प्लेसेंटल, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा जो मार्सुपियल नहीं है दैट विल बी लेमूर, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न ऑफ बोगनविलिया आर होमोलोगस ऑर्गन। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि जो टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा और थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया है वो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है, होमोलोगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन जो इवॉल्व होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। एनालोगस ऑर्गन्स जो इवॉल्व होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से होते हैं। तो यहां पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 29 में, सेकंड विल बी राइट आंसर। होमोलोगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये दोनों होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल है और होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से इवॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स डज नॉट बिलोंग टू सौरपसीड्स। इसमें से कौन से रेप्टाइल सौरपसीडा से बिलोंग नहीं करते हैं, राइट। सौरपसीडा जनरली ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेप्टाइल्स जिसमें कि जिसके सौरपसीडा का मतलब ये है सौरोपसीडा, ऑप्सीडा का मतलब होता है फेस और सौरभ मीन्स लिजार्ड। जिस भी रेप्टाइल का लिजार्ड लाइक फेस है उसको आप सौरपसीडा की कैटेगरी में रखते हैं और ये ऑर्डर ऑफ
रेप्टाइल्स है। तो इसने बोला है कि यहाँ पे सौरपसीडा में कौन सा नहीं आता। स्नेक को आप सौरपसीडा में रखते हैं, डायनासोर को भी आप सौरपसीडा में रखते हैं, टर्टल्स को भी सौरपसीडा में रखते हैं। यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, पैलिकोसोरस। पैलिकोसोरस एक ऑर्डर है, एक्सटिंक्ट ऑर्डर है, राइट। ये आपका सौरपसीडा में नहीं आता, ये अलग ऑर्डर है जो कि एक्सटिंक्ट ऑर्डर ऑफ रेप्टाइल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टेब्रेट्स सपोर्ट दी। देखिए गिल स्लिट्स जो होते हैं, जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं, चाहे वो उस गिल स्लिट्स सभी के पास होते हैं, खासकर उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में। अब चाहे उसकी अडल्ट लाइफ में हो या ना हो, लेकिन वर्टेब्रेट्स में सभी में गिल स्लिट्स उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है। तो ये बायोजेनेटिक लॉ को शो करता है, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। ये लॉ मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर है, राइट, वो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर को शो करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में उनके एंसेस्ट्रल कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे एंसेस्टर के पास कैरेक्टर होते थे हमारे पास नहीं है इन अडल्ट स्टेज, बट हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में वो होंगे। हमारे एंसेस्टर रेप्टाइल्स रहे हैं, एम्फीबियंस रहे हैं, पाइसिस रही हैं, तो उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं। ये बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं इसको, राइट। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, बोटल नेक इफेक्ट से देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। बोटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट आर टू स्पेशल केस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो मैंने बताया था जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो स्पेशल केस है, बोटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को आप सी वॉल राइट इफेक्ट या सी वेल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका सी वॉल राइट इफेक्ट आएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 में थर्ड विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 32 का थर्ड आंसर आएगा। 33 क्वेश्चन देखिए, चूज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। इसमें से आपको एक एग्जाम्पल चूज करना है इवोल्यूशन का जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन को शो करता है। इवोल्यूशन ऑफ फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड नेचुरल सिलेक्शन को शो करता है, बिल्कुल गलत है ये। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी आप बोल सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया, मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। इवोल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए अगर आप एंटीबायोटिक्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, फीड करते हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए, पैथोजेंस को किल करने के लिए, उससे आपकी बॉडी में उस पैथोजन के पास रजिस्टिविटी डेवलप हो सकती है उस एंटीबायोटिक्स के लिए। तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से ही तो है। एंटीबायोटिक्स किसने बनाए हैं? हालांकि एंटीबायोटिक्स जो है किसी सोर्स से निकाले हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट तो हम ही करते हैं। एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन कौन तैयार करता है? हम तैयार करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 33 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए, आइडेंटिफाई द नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मैले आर्कीपेलागो एंड केम टू सिमिलर कंक्लूजन एज डार्विन अराउंड द सेम टाइम। देखिए डार्विन के टाइम पे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड रुसेल वॉलेस। आर्कीपेलागो, मैले आर्कीपेलागो को उन्होंने ऑब्जर्व किया गैलापागोस आइलैंड के टाइम पे ही, और उन्होंने जो है डार्विन से मिलती जुलती थ्योरी बनाई, लेकिन वो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पे डार्विन को ज़्यादा क्रेडिट मिला। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर, अल्फ्रेड वॉलेस। क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए, मिलर क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग methane, hydrogen, ammonia and water vapors at 800 degrees Celsius and initially observed formation of what? मिलर ने जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1953 में, तो 1953 में जब मिलर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम उसने मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया जैसी गैसेस को एक क्लोज कंटेनर में रखा, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराया उसने इलेक्ट्रिकल स्पार्क की हेल्प से, और वो कुछ टाइम बाद अराउंड 18 डेज के बाद देखता है कि उन गैसेस के मिक्सचर से वहाँ पे कुछ तरह के अमीनो एसिड तैयार हो जाते हैं, जिसमें कि मेजर अमीनो एसिड थे एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड विल बी राइट आंसर। तो अमीनो एसिड बने थे उसमें। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज प्लेग, इसमें से कौन सा
प्लेग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लेग के बारे में आपने सुना होगा, बुबोनिक प्लेग, ब्लैक डेथ भी इसको बोला जाता है। और ये मैंने बताया था कि जो प्लेग होता है वो यर्सिनिया पेस्टिस नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। Recently, chikungunya and dengue causes were reported from various parts of country. Choose the correct vector responsible for these diseases. देखिए, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी जो फीवर है ये वायरल फीवर है, और इस वायरस का जो ट्रांसमिशन करता है वो करता है एडिस मॉस्किटो, राइट। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। एडिस मॉस्किटो विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 37, यानी कि फोर्थ विल बी राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वुकुरेरिया बैंक्रॉफ्टी द फिलेरल वर्म दैट कॉजेज एलिफेंटियासिस बिलोंग टू फाइलम। देखिए, विकुरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुकुरेरिया मलाई ये फिलेरल वर्म है और ये बिलोंग करते हैं फाइलम एस्के हेलमिन्थ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पे ये इंटेस्टिनल परफोरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिम्टम ऑफ व्हाट। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। जो इंटेस्टिनल परफोरेशन देखा जाता है इन सीवियर केसेस ऑफ टाइफाइड, तो टाइफाइड के सीवियर केसेस में इंटेस्टिनल परफोरेशन की वजह से डेथ हो जाती है, तो इट विल बी राइट आंसर। टाइफाइड विल बी राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 में थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के रेस्पेक्ट में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़िए, राइनो वायरस कॉजेज कॉमन कोल्ड, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, राइनो वायरस इन्फेक्ट द नोज, बिल्कुल सही। रेस्पिरेटरी पैसेज एंड लंग्स। देखिए यहाँ पे थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट भी आप पढ़ के देखना, थर्ड और फोर्थ राइट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आंसर आएगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि इसने बोला है राइनो वायरस इन्फेक्ट्स द नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज एंड लंग्स, राइट। देखिए, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज तक तो ठीक है, राइनो वायरस नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को तो इन्फेक्ट करता ही है, लेकिन लंग्स को राइनो वायरस इन्फेक्ट नहीं करता है। लंग्स को न्यूमोनिया का जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया वो इन्फ्लुएंस करता है। राइनो वायरस के केस में, कॉमन कोल्ड के केस में आपके लंग्स इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, आपका सिर्फ रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फ्लुएंस होता है। तो लंग्स विल बी करेक्ट स्टेटमेंट हियर। तो क्वेश्चन इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटीन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्फ टू एक्सप्रेस एंटीजेनिक पेप्टाइड टू टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। इसने बोला है कि इसमें से कौन से प्रोटीन ऐसे हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। बात समझ में आ रही है? तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं, राइट, उनके पास कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनको आप MSC सेकंड बोलते हैं, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे होते हैं, ये एंटीजन्स होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे प्रेजेंट, उनके सरफेस पे प्रेजेंट होने वाले प्रोटीन्स हैं जो कि हेल्पर टी सेल्स को स्टिमुलेट करने में एंटीजन्स को प्रेजेंट करते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स के सामने। ये मैंने आपको बताए थे। MSC दो टाइप के होते हैं, MSC 1 एंड MSC 2। MSC 1 बॉडी की ऑलमोस्ट सभी सेल्स में होते हैं, कुछ ही सेल्स को छोड़ के, लेकिन MSC जो 2 होता है वो सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे ही होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 41 में थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के हिसाब से इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है? पहला ऑप्शन पढ़िए, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मैन, स्पोरोजॉइड इन सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलिस। ये बिल्कुल सही है। मैन के लिए प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज मानी जाती है वो मानी जाती है स्पोरोजोइड्स, और जो कि प्रेजेंट होता है इन द सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलिस। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, ऑनसेट ऑफ फीवर, लाइब्रेशन ऑफ इरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइड्स फ्रॉम आरबीसीज, बिल्कुल सही। यहाँ पे फीवर बार बार आता है मलेरिया में, और मलेरिया में फीवर आने का पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है, राइट, इरिथ्रोसाइटिक जो मीरोजोइड्स है, जब आरबीसीज को से वो लाइब्रेट करता है तो वो एक
टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है जिसको आप बोलते हो हीमोजोइन। हीमोजोइन की वजह से हमें बार बार फीवर आता है। तो आरबीसीज को रैप्चर करके जब वो प्लाज्मोडियम लाइब्रेट करता है और फिर दूसरी आरबीसीज पे अटैक करता है, तो उस टाइम पे एक आरबीसी से निकलते टाइम वो लाइब्रेशन कराता है हीमोजोइन का, जिसकी वजह से फीवर आता है बार बार। तो यहाँ पे रिलीज हीमोजोइन। सेकेंड ऑप्शन विल बी ये सही है, लेकिन आपको इनकरेक्ट बताना है। थर्ड ऑप्शन देखिए, फर्टिलाइजेशन इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल एनोफिलिस, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन जो होता है, जो सेक्सुअल गैमोगोनी आप जिसको बोलते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं, वो इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल एनोफिलिस में टेक प्लेस करता है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, साइजोगोनी स्टोमक वॉल ऑफ फीमेल एनोफिलिस, बिल्कुल गलत है। साइजोगोनी यानी कि मल्टीपल फिजन जो टेक प्लेस करता है प्लाज्मोडियम में, उसको आप साइजोगोनी बोलते हैं। और मल्टीपल फिजन सिर्फ दो ही जगह टेक प्लेस करता है, या तो लीवर सेल्स में टेक प्लेस करता है या फिर इरिथ्रोसाइट सेल्स यानी कि आरबीसी सेल में टेक प्लेस करता है। स्टोमक वॉल में कभी भी साइजोगोनी टेक प्लेस नहीं करती है। तो इसने इनकरेक्ट पूछा, तो पहले थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ इन क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। मार्क द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू डिजीजेस एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। आपको जो है इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट इनकरेक्ट है। देखिए पहला पढ़िए, हेपेटाइटिस बी ऑस्ट्रेलियन एंटीजेंस, ये बिल्कुल सही है। डेंगू टोर्निक्वेट, ये भी सही है, डेंगू के लिए टोर्निक्वेट टेस्ट करते हैं। डिप्थेरिया के लिए मेंटॉक्स टेस्ट, देखिए मेंटॉक्स टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी को देखने के लिए। तो ट्यूबरकुलिन यानी कि टीबी के केस में मेंटॉक्स टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो यहां पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका राइट। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट यही आएगा भाई, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। लेप्रोसी लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का थर्ड विल बी राइट आंसर। डिप्थेरिया के लिए मेंटॉक्स टेस्ट नहीं होता, मेंटॉक्स टेस्ट होता है टीबी के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए। Which of the following disease is correctly matched with its symptoms और डिस्क्रिप्शन? इसमें से कौन सी डिजीज करेक्टली मैच करती है सिम्टम्स के साथ? तो पहला देखिए, अमीबियासिस एब्सेसिस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हाई फीवर बाउट रिपीटिंग एवरी 3-4 डेज। आपको करेक्ट मैच बताना, बिल्कुल गलत है। अमीबियासिस में ऐसा नहीं होता है। अमीबियासिस में डिसेंट्री, दस्त, पेचिस हो जाते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली स्टूल डिस्चार्ज होता है। ये सिम्टम्स बिल्कुल गलत दिए हैं। लेप्रोसी का यूरिनेशन से कोई मतलब नहीं है, ये एक स्किन प्रॉब्लम है। थर्ड देखिए, पेट्रोसिस रिपीटेड बाउट ऑफ वायलेंट कफ, हाँ पेट्रोसिस को आप काली खांसी भी कहते हैं। रिपीटेड बाउट्स ऑफ वायलेंट कफ विच एंड इन वूप वॉमिटिंग, ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड विल बी राइट आंसर। फोर्थ गलत है। रेबीज में जॉइंट पेन, मसल पेन ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है, राइट नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो यहाँ पे थर्ड विल बी राइट आंसर। उसके सिम्टम बिल्कुल सही दिए हैं, पर्टोसिस के बाकी गलत दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, लिसन केयरफुली। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 45। Consider the following 4 statements, select whether they are true or false. तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम SCID लैक बोथ B सेल्स एंड T सेल्स, बिल्कुल सही। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर में B सेल्स और T सेल्स रिड्यूस हो जाती है, ये स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट पढ़िए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, ये भी सही है। गामा ग्लोबुलिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन लिम्फ नोड्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं वो बी लिम्फोसाइट सेल प्रोड्यूस करती है, और बी लिम्फोसाइट सेल्स जो है वो मेच्योर होती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। टेटनस टॉक्सोइड प्रोवाइड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए टेटनस टॉक्सोइड की बात की है, तो टॉक्सोइड एक एंटीजन है, और एंटीजन अगर किसी की बॉडी में एक्सपोज किया जाता है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी नहीं होती है। पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज दिया जाता है। अगर हम एंटी टिटनस सीरम की बात करें, ATS एंटी टिटनस सीरम की बात करें, तो वो पैसिव इम्यूनिटी देता है क्योंकि वो रेडीमेड एंटीबॉडी है। लेकिन अगर टिटनस में आप टॉक्सोइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, टिटनस टॉक्सोइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एंटीजन है। एंटीजन अगर दिया जाता है तो वो एक एक्टिव इम्यूनिटी हो जाती है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 45 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए,
Which of the following statement is incorrect with respect to MALT? मुकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है ये, राइट। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बोन मैरो एंड थाइमस आता है। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट सारी की सारी एनसीईआरटी से मैच कर रही है। एज इट इज स्टेटमेंट है, पढ़ना ये बिल्कुल आसान है, बाकी सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, ए थाइमेक्टोमाइज्ड इंडिविजुअल जिसका थाइमस रिड्यूस कर दिया जाएगा। अगर थाइमस रिड्यूस कर दिया जाएगा तो टी सेल्स मेच्योर नहीं होंगी और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हुआ तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रिजेक्शन नहीं होगा। तो यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट आएगा थर्ड। सो रिड्यूस एबिलिटी टू रिजेक्ट ऑन एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट मतलब क्या होता है? एलोग्राफ्ट का मतलब होता है ग्राफ्टिंग बिटवीन डिफरेंट जेनेटिकल इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, दैट यू कॉल्ड एलोग्राफ्ट। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में, दैट यू कॉल्ड एलोग्राफ्ट, और इसको रिजेक्ट करती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 47 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्सोनाइजेशन इज व्हाट? ऑप्सोनाइजेशन बताना आपको क्या है। ऑप्सोनाइजेशन देखिए, ऑप्शनाइजेशन में क्या होता है कि एंटीबॉडीज किसी पैथोजन की बॉडी को पूरा कवर कर लेता है और वो पैथोजन की बॉडी को कवर करने के बाद उसको कोट बना देता है, पैथोजन की बॉडी पे कोटिंग कर देता है। एंड नाउ द पैथोजन्स बिकम नाउ पैथोजन जो है वो फैसिलिटेट हो जाता है टू टेक अप बाय द मैक्रोफेजी सेल्स। मैक्रोफेजी सेल्स उसको ईट कर जाती हैं, इसे आप ऑप्शनाइजेशन कहते हैं। और ऑप्शनाइजेशन सबसे ज्यादा एंटीबॉडी जी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी परफॉर्म करती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय एंटीबॉडीज एंड फर्दर इज फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस। क्वेश्चन नंबर 49 पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल किलर सेल्स? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है नेचुरल किलर सेल्स के बारे में? राइट, इनकरेक्ट बोला है, सॉरी, इनकरेक्ट कौन सा है? तो इस क्वेश्चन में सेकंड आंसर आएगा, एनके सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो एंड मैच्योर इन थाइमस। ये बिल्कुल गलत है। एनके सेल्स बोन मैरो में फॉर्मेशन करती है बट थाइमस में मैच्योर नहीं करती है। राइट, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी के स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 49 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैगोसाइटिक सेलुलर बैरियर? इसमें से कौन सा फैगोसाइटिक सेलुलर बैरियर नहीं है? राइट, तो इसमें आंसर आएगा मास्ट सेल। मास्ट सेल्स जो है फैगोसाइटिक सेलुलर बैरियर नहीं है, बाकी सारी की सारी फैगोसाइटिक सेलुलर बैरियर है। हिस्टियोसाइट, कफर सेल्स, ये क्लासमेटोसाइट, ये सब क्या है? फैगोसाइटिक सेल्स के टाइप है। जबकि मास्ट सेल्स सीरोटोनिन, हेपेरिन एंड हिस्टामाइन सिक्रीट करती है। तो यहां पे डी ऑप्शन आएगा, डी ओनली, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 51 पे आइए, द सेल्स विच सिक्रीट एंटीबॉडीज। राइट, ऐसी सेल्स जो कि एंटीबॉडीज सिक्रीट करती है, दैट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है जहां पे उसको एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन, आर ए पार्ट ऑफ ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर? इसमें से कौन सा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, माइस्थेनिया ग्रेविस भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज नॉट ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये इम्यून डिसऑर्डर का यानी इम्यूनिटी का ये एक डिसऑर्डर है, लेकिन ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। राइट, बाकी सब ग्रेव्स डिजीज वगैरह बाकी सब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी? इसमें से कौन सा एग्जांपल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल नहीं है? तो बेटा पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल कौन सा नहीं है ये आपको बताना। कोलेस्ट्रॉम रिच इन आईजी एंटीबॉडीज, ये बिल्कुल सही है। इसमें रेडी एंटीबॉडीज है, आईजी है, जो कि मदर से इन्फेंट को दी जाती है, तो पैसिव इम्यूनिटी हो गया। सेकंड, ए पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स इन्फेक्शन, ये बिल्कुल सही है। देखिए, ये पैसिव इम्यूनिटी नहीं है। चिकन पॉक्स इन्फेक्शन में जो वैक्सीन तैयार किया जाता है, वेरिसेला जोस्टर नाम का एक वायरस होता है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स हो जाता है। तो उस केस में आप जो है जो वीक और लाइव वेरिसेला जोस्टर वायरस है उसका वैक्सीन तैयार करते हैं, उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। और बाकी यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है सब पैसिव इम्यूनिटी एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि चिकन पॉक्स का वैक्सीन जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ रिंगवॉर्म।
रिंगवॉर्म के टाइप के पे आपको इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लिखवाए हैं मैंने। फोर्थ ऑप्शन देखिए टीनिया क्रूरिस। टीनिया क्रूरिस से जो फंजल इन्फेक्शन होता है वो ग्रोइन और पेरिनियम रीजन में होता है, ना कि हैंड्स में होता है। तो ये गलत है, इसमें ग्रोइन और पेरिनियम रीजन में, ये मैंने लिखवाया, आप एक बार पढ़ना, नोट्स देखना। तो बिल्कुल सही, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 54 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए। सिरोसिस ऑफ लीवर इज कोज्ड बाय क्रोनिक इनटेक ऑफ अल्कोहल। ये भी मैंने पढ़ाया आपको, अल्कोहल के इफेक्ट में लीवर सिरोसिस हो जाता है। अगर आप क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो उससे लीवर सिरोसिस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। जापानीज एंसीफ्लाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय, जो जापानीज एंसीफ्लाइटिस है वो ट्रांसमिटेड करता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो यहां पे फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। यहां पे बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेबीज, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, रेबीज इज कोज्ड व्हेन फ्लेविराइबोवायरस इज इंट्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी बाय बाइट ऑफ रैबिड डॉग्स यूजुअली। देखिए रेबीज वायरस जो है फ्लेविराइबोवायरस की कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है। फ्लेविराइबोवायरस की कैटेगरी से डेंगू जो फीवर होता है, डेंगू का जो वायरस होता है वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, सब मैंने लिखवाया है। तो ये बिल्कुल आसान है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। रेबीज जो है 100% फैटल होता है। रेबीज जो है डिस्ट्रॉय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्ट्रॉय करता है। हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए। सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन की वजह से जो बीमारियां होती है वो होती है डिप्थेरिया एंड टिटेनस। डिप्थेरिया और टिटेनस में टॉक्सिक पॉइजनस निकलते हैं, एक्सोटॉक्सिन आप उनको बोलते हैं, उनकी वजह से बीमारियां होती है डिप्थेरिया एंड टेटनस, राइट। टिटेनोस्पैज्मिन आपने पढ़ा होगा, टिटेनस का जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी और टेटेनोस्पैज्मिन निकालता है, जो कि एक एक्सोटॉक्सिन है जिसकी वजह से टिटेनस की प्रॉब्लम होती है। तो डिप्थेरिया में भी ऐसे ही होता है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 58। 59 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क एंड प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न। ये पहले भी आ चुका है। मदर मिल्क जिसको आप क्लोस्ट्रम बोलते हैं, अर्लियर जो मिल्क होता है उसमें एंटीबॉडी जो होता है वो होता है IgA। तो क्वेश्चन नंबर 59 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए। हे फीवर इज एन एलर्जी ऑफ, हे फीवर जो एलर्जी होती है वो होती है अपर रेस्पिरेटरी पैसेज की। ये पॉलन ग्रेन की वजह से होने वाली एलर्जी है, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए। 61 में आपको मैच करना, देखिए किल वैक्सीन से आप टाइफाइड को मैच कीजिए। टाइफाइड के किल बैक्टीरिया दिए जाते हैं किल वैक्सीन में, राइट। तो ये बेस्ट आंसर आएगा इसका, टाइफाइड से मैच कीजिए। बी एट्यूनेटेड वैक्सीन, एट्यूनेटेड वैक्सीन मतलब वीक पैथोजेंस, एट्यूनेटेड वैक्सीन का मतलब जिसमें वीक पैथोजेंस दिए जाते हैं, ये ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। तो सेकंड को बी को थर्ड से मैच कीजिए। टॉक्सोइड जो होते हैं ये एंटीजेंस होते हैं, और यहाँ पे टॉक्सोइड में ये एंटीजेंस दिए जाते हैं इन केस ऑफ टिटेनस, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 61 में आप मैच करके देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। कोच पोस्टुलेट आर नॉट एप्लीकेबल टू, कोच पोस्टुलेट किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? देखिए यहाँ पे कोच पोस्टुलेट जो है ना तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के लिए एप्लीकेबल है, ना वायरस के लिए एप्लीकेबल है, ना ट्रेपोनोमा पैलिडियम के लिए एप्लीकेबल है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से लेप्रोसी होता है, ये इसके लिए कोच पोस्टुलेट नहीं बना था, राइट। वायरसेस के लिए कोच पोस्टुलेट नहीं बना था। ट्रेपोनिमा पैलिडियम के लिए कोच पोस्टुलेट नहीं बना था। कोच पोस्टुलेट जो बनाया गया था, जो कोच नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक पोस्टुलेट दिया था, राइट। और वो पोस्टुलेट जो बना था वो बना था कोलेरा एंड टीबी जैसी बीमारी के लिए, राइट। तो इसका जो आंसर आएगा कोलेरा एंड टीबी जैसी बीमारी के लिए, यानी कि यहाँ पे तीनों में से किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 62 का फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन ह्यूमन बॉडी। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी ह्यूमन बॉडी में आती है IgA। सबसे ज्यादा एंटीबॉडी जो ह्यूमन बॉडी में होती है IgG 75%, IgA 15% होती है। सबसे ज्यादा 75% IgG और सेकंड नंबर पे IgA आता है। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट की इसने बात की है, तो IgA विल बी राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 63 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इट्स डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। देखिए यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस का मेंटोक्स टेस्ट दिया है, बिल्कुल सही दिया है। डिप्थीरिया का सिक टेस्ट दिया है, ये भी बिल्कुल सही है। डेंगू का टोर्निक्वेट टेस्ट दिया है, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखिएगा, प्लेग वासरमैन टेस्ट। देखिए वासरमैन टेस्ट सिफिलिस के लिए होता है, प्लेग के लिए नहीं होता है। तो वासरमैन टेस्ट फॉर सिफिलिस, नॉट फॉर प्लेग। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पे आइए।
65 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इसमें से कौन सी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नहीं है। जितनी भी मैक्रोफेजिक सेल्स होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है, हिस्टोसाइट प्लाज्मेटोसाइट ये दोनों ही मैक्रोफेजिक सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होगी। बी सेल्स भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। टी हेल्पर सेल्स एंड टी किलर सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा डी एंड ई, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66 पे आइए। फंक्शनली बर्सा ऑफ फैब्रिशियस इन बर्ड्स कैन बी कंसीडर्ड सिमिलर टू। बर्सा ऑफ फैब्रिशियस जो है वो सिमिलर टू किसके सिमिलर होता है? देखिए बर्सा ऑफ फैब्रिशियस ये प्रेजेंट होता है बर्ड्स में। ये बर्ड्स का प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है एंड दैट इज सिमिलर टू बोन मैरो इन केस ऑफ मैमल्स, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हमारे में बोन मैरो होता है लेकिन बर्ड्स में बर्सा ऑफ फैब्रिशियस होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो यहाँ पे किसके सिमिलर है? बोन मैरो के सिमिलर है इन मैमल्स। तो क्वेश्चन नंबर 66 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन सा है? तो याद रहे फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएगा इनेट इम्यूनिटी के। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, sebum and bile, even HCl, right, acid in stomach। तो sebum, bile and acid in stomach ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरफेरेंस। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू इंटरफेरेंस? देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट मैंने लिखवाए हैं, पढ़ना इनको, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, इंटरफेरेंस और लिपोप्रोटीन रिलीज बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ये बात सही है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये सिर्फ प्रोटीन इन नेचर है, ये लिपोप्रोटीन नहीं है, ये सिर्फ प्रोटीन है नेचर में। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ वायरल डिजीज इन ह्यूमंस। ह्यूमन में करेक्ट सेट ऑफ वायरल डिजीज देखना। देखिए इसमें से कौन कौन सी मैंने वायरल डिजीज कराई है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पूरा वायरल और बैक्टीरियल डिजीज का मिक्सअप है। फोर्थ ऑप्शन देखिए मम्स पॉलीमिक्सो वायरस की वजह से होता है, पोलियोमाइलिटिस वायरस की वजह से होता है, चिकनगुनिया जो है चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। तो वायरल इन्फेक्शन में यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय। देखिए ब्लैक वाटर फीवर आप मलेरिया को बोलते हैं, लेकिन कौन सा मलेरिया? जो कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की वजह से होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो ब्लैक वाटर फीवर बोलते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की वजह से होने वाले मलेरिया को। तो क्वेश्चन नंबर 70 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए। 71 में क्या दिया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में आपको बताना है ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा मिसमैच है, आपको मिसमैच बताना है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखिए इकोटोन का दिया है, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज, ये मैंने बताया था, बिल्कुल सही है। डीम लोकल पॉपुलेशन, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड, रेगुलेटर्स फिशेज एंड इंसेक्ट्स, ये बिल्कुल गलत है। ए मेजॉरिटी ऑफ फिशेज एंड इंसेक्ट्स आर कन्फॉर्मर्स नॉट रेगुलेटर्स, राइट। तो ये स्टेटमेंट मिसमैच हो जाएगा। बाकी कीस्टोन स्पीसीज का भी सही दिया है, हैज मेजर इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिटी कंपोजिशन, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 71। 72 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द प्रीडेटर्स इन एन इकोसिस्टम। इसमें से कौन सा रोल प्रीडेटर्स नहीं परफॉर्म करते हैं इकोसिस्टम में? फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, एक्ट एज कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल सही है। प्रीडेटर्स जो है एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ट्रॉफिक लेवल में। सेकंड ऑप्शन, कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, राइट। सॉरी, सेकंड ऑप्शन में इट इज डेट्रीमेंटल टू बोथ प्रे एंड इटसेल्फ, ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ प्रे पे डेट्रीमेंटल होगा, अपने लिए डेट्रीमेंटल नहीं होगा। अपने लिए तो फायदा है, ये प्रे को किल करके ईट कर रहा है, इट मींस ये अपने लिए फायदा कर रहा है, अपने को फूड दे रहा है। लेकिन प्रे क्या हुआ? डेट्रीमेंटल हुआ, प्रे को मार रहा है ये, राइट। थर्ड ऑप्शन देखिए कि प्रे पॉपुलेशंस अंडर कंट्रोल, ये प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है, ये बिल्कुल सही है। मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन 72 का सेकंड ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। तो क्वेश्चन नंबर 72 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 पे आइए। The habitat of an organism include, हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में क्या हो सकता है? फिजियोकेमिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट। ये तीनों ही कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स ट्रू फॉर कन्फर्मर्स। इसमें से कौन सा कन्फर्मर्स के लिए ट्रू है? देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, कैन मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, बिल्कुल गलत। कन्फर्मर्स तो जो है कभी अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन ही नहीं कर पाते। उनका इंटरनल एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में, जैसा बाहर का एनवायरनमेंट होता है वैसा ही इंटरनल एनवायरनमेंट बन जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन देखिए,
बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर, बिल्कुल सही, जैसा बाहर का टेम्परेचर है वैसे ही बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कंफर्मेशन के लिए। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, फोर्थ भी गलत है, आप पढ़ के देखिएगा। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रेगुलेटर्स के हैं, ना कि कन्फर्मर्स के हैं, सिर्फ कन्फर्मर्स का एक ही कैरेक्टर है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। 75 में क्या पूछा है इसने, मैच द ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलम 1 विद देयर स्पेसिफिक एडेप्टेशन इन कॉलम 2। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। देखिए कॉलम 1 को मैच कीजिए, अंटार्कटिक फिश को मैच कीजिए एंटी फ्रीज सॉल्यूट्स, ये बिल्कुल सही है। डेजर्ट लिजार्ड्स को, ये सब मैं लिखवा चुका हूं आपको, डेजर्ट लिजार्ड्स को मैच कीजिए, मूव इन शेड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, राइट। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो छाया में चली जाती है, और जब टेम्परेचर घटता है तो बास्क इन सन, वो सन के यानी कि सनलाइट में सेकती है अपने आप को। कंगारू रैट जो है उसको एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन, कंगारू रैट एबिलिटी है उसके पास कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए, अपनी बॉडी के, वो कभी पानी नहीं पीता है, अपनी बॉडी के इंटरनल फैट को मेटाबलाइज करके वो पानी बना लेता है, राइट। और बहुत ही हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच होता है, इसलिए वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाता है। वहीं डी ओपेंशिया को मैच कीजिए कैम्प पाथवे, यानी कि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म देखा जाता है ये, राइट, ओपेंशिया में वाटर के लॉस को रोकने के लिए। तो यहाँ पे मैच करने के बाद आप देखते हैं सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 76 देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर पॉपुलेशन इंटरेक्शन। प्लस साइन इंडिकेट करता है बेनिफिशियल को, माइनस साइन इंडिकेट करता है डेट्रीमेंटल को, और जीरो और या फिर ओ साइन इंडिकेट करता है न्यूट्रल इंटरेक्शन को। तो म्यूचुअलिज्म में देखिए दोनों माइनस दिया है, बिल्कुल गलत होगा। म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा होता है, दोनों प्लस आएगा, दोनों का बेनिफिशियल होते हैं दोनों एक दूसरे के लिए। कंपटीशन में दोनों ही माइनस में आ जाते हैं, कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान होता है। सेकंड में भी गलत दिया है। थर्ड देखिए, कॉमेंसिलिज्म में एक को फायदा होता है दूसरा न्यूट्रल होता है, ये बिल्कुल सही दिया है, यानी कि थर्ड आंसर आएगा। जबकि एमेंसिलिज्म में भी गलत दिया है, दोनों को फायदा नहीं होता है, एक को फायदा होता है एक को नुकसान होता है, एक में प्लस एक में माइनस आएगा एमेंसिलिज्म में। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट दिया है 76 का, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 पे आइए, सेलेक्ट दी ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू एंडोपैरासाइट्स। आपको एंडोपैरासाइट्स के रिस्पेक्ट में ऑड स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स है, लाइफ साइकिल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड, बिल्कुल सही है। एनाटॉमिकल फीचर्स आर कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल गलत है। एनाटॉमिकल फीचर्स कॉम्प्लेक्स नहीं होते, एनाटॉमिकल फीचर्स भी उसके सिंप्लीफाई होते हैं। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इज हाई, ये भी सही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट नंबर थर्ड, एनाटॉमिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लेक्स एंड इलेबोरेट, राइट, ये गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं और 4 स्टेटमेंट में से बताना कि कौन सा मतलब राइट आंसर होगा। तो पहला स्टेटमेंट, इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल, बिल्कुल सही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इको जो लॉजी है ऑर्गेनिज्म लेवल पे, उसको आप फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी कह सकते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ्स एंड डेथ्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट, ये भी सही है। पॉपुलेशन इवॉल्व्स टू मिनिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस आल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस, ये भी सही है। ये गलत है जी, मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। देखिए डार्विन के हिसाब से पॉपुलेशन इवॉल्व मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, राइट, जिसको आप डार्विन फिटनेस कहते हैं। तो मिनिमाइज यहाँ पे गलत दिया है, तो यहाँ पे ए और बी स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 78 में ये मिनिमाइज की जगह मैक्सिमाइज आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 पे आइए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू कॉप विद द वेरिएशन इन द एनवायरनमेंट। डेजर्ट लिजार्ड, देखिए डेजर्ट लिजार्ड में बिहेवियरल एडेप्टेशन होती है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो शेड में चली जाती है, और जब टेम्परेचर घट जाता है तो वो बास्किंग करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये एक बिहेवियरल एडेप्टेशन है, डेजर्ट लिजार्ड में देखा जाता है। ये एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 79 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 में एक डायग्राम दिखा हुआ है, ABCDEF, ये सब इनके बीच में इंटरेक्शन दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे मैनी स्पीसीज में इंटरेक्शन दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे मैनी स्पीसीज में इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन अगर मैनी स्पीसीज में होता है तो ये शो करता है बायोलॉजिकल कम्युनिटी को। तो इसका आप सेकंड ऑप्शन पढ़िएगा, सॉरी थर्ड ऑप्शन पढ़िएगा, सेकंड ऑप्शन पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 में जो आपको पढ़ना है, कौन सा ऑप्शन पढ़ना है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप पढ़िएगा एक बारी, राइट। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। तो इसमें देखिए कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, वेयर मोर देन वन स्पीसीज एंड देयर मेंबर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे ये जो आपस में एरो दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, और आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो ये कम्युनिटी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, राइट। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 81 देखिए,
द शेप ऑफ एज पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज, देखिए एज पिरामिड आपने पढ़े होंगे, तो उसमें आप एज पिरामिड में जो ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं एज पिरामिड का, उसमें प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, उनको देख के आप बता सकते हैं पॉपुलेशन का ग्रोथ स्टेटस, कि अगर प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले इंडिविजुअल बहुत ज्यादा है तो वो एक्सपोनेंशियल टाइप की पॉपुलेशन है, एक्सपेंडिंग टाइप की पॉपुलेशन है, या प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले इंडिविजुअल कम है, रिप्रोडक्टिव फेज वाले इंडिविजुअल से वो डिक्लाइनिंग टाइप की पॉपुलेशन है। तो इस सबसे आप जो है, मैंने 3 टाइप के आपको बताए थे पिरामिड, आप पढ़ना इसको अच्छे से। तो ये ग्रोथ स्टेटस को बताती है पॉपुलेशन के। तो क्वेश्चन नंबर 81 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स आर डिफरेंट, ये शो करता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कंगारू रैट इज अडेप्टेड इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, बिकॉज ये क्या है, कंगारू रैट जो है बिना पानी पिए नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में सर्वाइव करता है, पूरी जिंदगी पानी नहीं पीता है। इसके पीछे जो रीजन है कि वो बॉडी के अंदर उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है, वो उसके अंदर एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, वो बॉडी के फैट को मेटाबोलाइज करके पानी बना लेता है, वाटर प्रोड्यूस कर लेता है, राइट। तो कंगारू रैट कैन प्रोड्यूस द वाटर आफ्टर द मेटाबोलाइजिंग ऑफ इंटरनल बॉडी फैट। तो ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो फिजियोलॉजिकल मींस से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में भी। तो क्वेश्चन नंबर 82 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83 में आपको मैच करना, देखिए कॉमेंसलिज्म को मैच कीजिए, ऑर्चिड एज एपिफाइट्स ऑन मैंगो। देखिए ऑर्चिड का प्लांट जो है मैंगो पे ग्रो कर जाता है, मैंगो को कोई फायदा नहीं है, ऑर्चिड को फायदा है, इसे आप कॉमेंसलिज्म रिलेशनशिप कहते हैं। प्रीडेशन को मैच कीजिए आप बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, प्रीडेशन की हेल्प से आप बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा म्यूचुअलिज्म को आप मैच कीजिए फिग ट्री वॉस्प से। जो फिग ट्री और वॉस्प के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं, दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं। प्रोटो कॉपरेशन में सी एनिमोन एंड हेर्मिट क्रैब, ये एग्जांपल में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो ये मैच कीजिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 83 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए, द फिनोमेनन ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज इज शोन बाय। देखिए ये भी मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता चुका था कि यहाँ पे स्कॉटलैंड का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पढ़िए आप, ड्रामेटिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ कैथामेलस, राइट, व्हेन द सुपीरियर बर्नेकल। देखिए बर्नेकल का एग्जांपल यहाँ पे लिया है, कैथामेलस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई क्योंकि वहां से बर्नेकल बैलेंस को रिमूव कर दिया गया। अगर एक स्पीसीज को रिमूव कर देते हैं आप, कहीं पे दो स्पीसीज आपस में कंपटीशन कर रही है, उसमें से आपने एक स्पीसीज को रिमूव कर दिया एक्सपेरिमेंटली, तो दूसरी स्पीसीज की पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसे कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, राइट, इज दैट क्लियर। तो दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रिलीज का जो आंसर आएगा, आंसर नंबर 3 आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, तो द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ओवर द बायोटिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय। देखिए मैंने आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ की एक इक्वेशन बताई थी, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ की जो इक्वेशन है dN अपॉन dt Rnk माइनस n अपॉन k, तो ये एक इक्वेशन बताई थी, ये यहाँ पे इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस को शो करता है, ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो ये उसी इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 85 में यही आंसर होगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन में k माइनस n अपॉन k ये एक इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 85 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 पे आइए, अकॉर्डिंग टू बर्जमैन रूल द बर्ड्स एंड मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट्स हैव लार्जर बॉडी साइज। बर्जमैन रूल मैंने आपको लिखवाया है कि जो कोल्डर क्लाइमेट्स के बर्ड्स और मैमल्स होते हैं उनके बॉडी साइज जनरली लार्जर होते हैं। लार्जर बॉडी साइज होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, हीट लॉस कम होगी और वो आसानी से सर्वाइव कर सकेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 पे आइए, 87 इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द ट्री लेस बायोम फ्रॉम द मार्किंग A to F एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि ट्री लेस बायोम्स कौन सा। ये डायग्राम एनसीईआरटी का, देखिए ट्री लेस बायोम्स में डेजर्ट आएगा, ग्रासलैंड आएगा और आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा आएगा। तो ए जो है वो डेजर्ट है, बी जो है ग्रासलैंड है और एफ जो है आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ग्रासलैंड एंड आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा, यानी कि बी एंड एफ क्वेश्चन नंबर 87 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी सब में ट्रीज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बी एंड एफ तो आएगा ही, ग्रासलैंड और आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा ये ट्री लेस बायोमास होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेगुलेटर्स, ठीक है। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है रेगुलेटर्स के लिए, आपको ये बताना है। इज दैट क्लियर।
तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रेगुलेटर्स अपनी बॉडी का इंटरनल कांस्टेंट इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखता है। सेकंड ऑप्शन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स चेंज, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल हाँ, ये अपनी बॉडी की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बदल लेते हैं। डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेगुलेटर्स, ठीक है, नहीं बदल पाते हैं, कांस्टेंट रखते हैं अपनी बॉडी की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को। तो यही आंसर आएगा। इसने बोला है कि कौन सा करेक्टर नहीं है, तो सेकंड विल बी राइट आंसर। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कभी चेंज नहीं करते हो, इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को स्टेबल कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, एबल टू मेंटेन होमोस्टेसिस, बिल्कुल सही। बॉडी फ्लूइड हैव फिक्स्ड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ये भी बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 88 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, द इकोलॉजिकल नीच ऑफ पॉपुलेशन इज द, इकोलॉजिकल नीच जो है फंक्शनल एस्पेक्ट होती है, प्रोफेशनल एरिया होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 का थर्ड स्टेटमेंट आएगा, रेंज ऑफ कंडीशन इट टॉलरेट्स एंड रिसोर्सेज इट यूजेस। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रेंज ऑफ कंडीशन को टॉलरेट करता है या जिस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है वो इकोलॉजिकल नीच का पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स ओवर द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अर्थ सरफेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए, टेम्परेचर भी इन्फ्लुएंस करता है, प्रेसिपिटेशन भी इन्फ्लुएंस करता है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन भी इन्फ्लुएंस करता है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 90 में फोर्थ आएगा, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे इसी के साथ ही क्वेश्चन पेपर आपका DT 06 कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में बायोलॉजी पोर्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।